गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे फेडरलिज्म के बारे में कि फेडरलिज्म क्या होता है, कैसे इसको मीनिंग होता है इसका, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे अडॉप्ट किया गया। कि आपको ध्यान होगा कि ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम से ही फेडरलिज्म को अडॉप्ट करने की कोशिश की गई। कि पहले ब्रिटिश ने कोशिश की थी कि सभी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखें, लेकिन जब उन्हें देखा कि ये जो तरीका यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तब उन्होंने यहाँ पर फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया था और फेडरलिज्म को यहाँ पर लागू करना शुरू किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। यानी कि वो कौन कौन सी, आप कह सकते हो कि जो रूल्स बनाए गए हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके बेसिस पर हम ये कहें कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रोविजंस मेकिंग इंडिया ए फेडरल स्टेट, कि वो कौन कौन से प्रोविजंस है जो इंडिया को एक फेडरल स्टेट बनाते हैं। या एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि फेडरलिज्म की फीचर्स, कि कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो ये फीचर्स भी है। सबसे पहले देखिएगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि फेडरलिज्म की एक पहली पहचान ये है, एक पहली उसकी विशेषता ये है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिटन होता है। देखिए, फॉर ए फेडरेशन इट इज़ एसेंशियल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिटन सो दैट पावर्स आर क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कि सबसे पहला उसका क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हो वो एक रिटन फॉर्म में हो, जिसमें कि क्लियरली ये बताया गया हो कि सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह से पावर को डिवाइड किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि स्टार्टिंग में जब बना था उस समय 395 आर्टिकल्स थे, 12 शेड्यूल्स थे। ठीक है, जिसके बेसिस पर कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री कहा जाता है। सेकंड आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम होना चाहिए। यानी कि कोई भी चीज़ देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होगी। सेकंड उसकी फेडरेशन है, वो है फीचर। इन ए फेडरेशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर स्टेट एंड सेंटर, कि सेंटर और स्टेट का जो पावर्स के रिगार्डिंग जो सुप्रीम सोर्स है वो कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। एंड इफ़ एनी ऑर्गन ऑफ स्टेट डेयर्स टू वॉयलेट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट से बाहर जाकर काम करता है, कोर्ट ऑफ लॉ एंश्योर, तो हमारे पास जुडिशरी है जो कि इसके रिगार्डिंग एक्शन ले सकती है। तो हमारे यहाँ पर जो बेस माना गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कि जितना भी देश में काम होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। ओके, थर्ड आता है रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखिए, रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि कठोर कॉन्स्टिट्यूशन, कि जिसमें चेंजेस करना इजी ना हो। और देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिगिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, कि कुछ ऐसे प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको कि हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, जिसके बेस पर हम इसे फ्लेक्सिबल कहते हैं। और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको कि आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, वो होता है रिगिड। देखिए, इन ए फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिगिड, कि एक फेडरल कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन एक रिगिड होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो लार्जली रिगिड, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिगिड है। All provisions of union-state relations can be amended only by a 2/3 majority of the members present and voting in parliament, which should be ratified by at least 1/2 of state legislature। कि सेंटर और स्टेट का कोई रिलेशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविज़न है, ठीक है, कोई भी कानून है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो उसे चेंज करने के लिए पहले तो लोकसभा और राज्यसभा से वो प्रपोजल 2/3 मेजोरिटी से पास हो। ठीक है, अगर वहाँ से वो पास हो जाता है दोनों हाउसेज से 2/3 मेजोरिटी से, फिर कम से कम हाफ स्टेट उस बात पर एग्री होने चाहिए, जो कि एक बहुत ही, आप कह सकते हो कि टफ वो है, उसको अमेंड करना बहुत ही मुश्किल है, कि रेयर केसेस में ये अमेंडमेंट होता है। तो इन बेसिस पे हम कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कठोर भी है, कि जिसमें कुछ प्रोविजंस में आसानी से चेंजेस नहीं किया जा सकता। इसके बाद डिवीज़न ऑफ पावर, की पावर को डिवाइड किया जाए। पावर को डिवाइड किया गया है, जैसे कि तीनों जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, सेंटर और स्टेट के बारे के उसमें देखिए, इन ए फेडरेशन देयर इज़ ए क्लियर डिवीज़न ऑफ पावर्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर क्लियर कट डिवीज़न ऑफ पावर्स थ्रू द 7th शेड्यूल दैट हैज़ 3 लिस्ट, कि हमारा
जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दिया गया है 3 लिस्ट के बारे में, 3 लिस्ट दी गई है, आपने उसको पढ़ा भी है 10th में भी। एक सेंट्रलिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट आप कह सकते हैं, दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए विच हैज़ 3 लिस्ट, सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट, ठीक है। ऑन द सब्जेक्ट कि सेंट्रल लिस्ट में जो वो दिए गए हैं, सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसके अलावा स्टेट लिस्ट में जो वो दिए गए हैं सब्जेक्ट्स, उन पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और कॉन्करेंट जो है लिस्ट है, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही गवर्नमेंट्स को होता है, कि सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। अगर सपोज करो कि किसी सब्जेक्ट पर पहले स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कॉन्करेंट में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बना दिया उसके रिगार्डिंग, अब बाद में उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना रही है और दोनों के कानून अलग अलग है, तो ध्यान रखिएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया वही एप्लीकेबल होगा, यानी कि उस समय स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाया उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ पावर 3 लिस्ट में 3 लिस्ट बनाई गई है जिनके बीच में कि पावर का डिवीज़न किया गया है। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है कि हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। देखिए, ए फेडरेशन मस्ट हैव एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी विच एक्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि फेडरल कंट्री में ज़रूरी होना चाहिए कि जो जुडिशरी है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, जिससे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सके। यानी कि कोई भी, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बनाया जाता है तो जुडिशरी उसे कैंसिल कर सकती है। इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव बीन केप्ट इंडिपेंडेंट, तो इंडिया में सुप्रीम और हाई कोर्ट जो है दोनों इंडिपेंडेंट है और जजेस जो होते हैं उनको आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता, हमने जुडिशरी उसमें पढ़ा भी है। और जनरली सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऐसे कानून को कैंसिल कर सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो 5 प्रोविजंस हमने पढ़े हैं जिनके बेस पर हम कहते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। दूसरा सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। थर्ड होता है रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन जो हो वो कठोर हो। इसके अलावा डिवीज़न ऑफ पावर को डिवाइड किया गया। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये 5 चीज़ें हमारे यहाँ पर हैं इंडिया में, जिसके बेस पर हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री कहते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंडिया ना तो पूरी तरह से एक फेडरल कंट्री है और ना ही इंडिया पूरी तरह से यूनिटरी है, ठीक है। फिर ध्यान दे देता हूँ, बताता हूँ। फेडरल में क्या होता है, पावर को डिवाइड किया जाता है और यूनिटरी में पावर एक के पास दी जाती है। तो फेडरल के रिगार्डिंग तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी फेडरल फीचर्स है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। अब कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो इंडिया को एक यूनिटरी स्टेट बनाते हैं। यूनिटरी स्टेट की यहाँ पे जो पावर्स हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बेस पर हम ये कहते हैं कि इंडिया एक यूनिटरी कंट्री है। देखिए, फर्स्ट है इसमें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स, कि इंडिया में स्टेट के लिए भी और कंट्री के लिए भी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। देश के लिए और जो उसके स्टेट्स हैं उनके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग नहीं है। जबकि फेडरल में क्या होता है, स्टेट्स के लिए अलग होता है और सेंटर के लिए अलग होता है। देखिए, यूजुअली अंडर ए फेडरल सिस्टम, देखिए कि एक फेडरल सिस्टम में स्टेट्स हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो स्टेट्स होते हैं उनके अपने अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। सच ए सिस्टम, जैसे कि ये सिस्टम यूएसए में एग्जिस्ट करता है। बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज पावर फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सेंटर और स्टेट दोनों की पावर्स उसी में बताई गई है। इट हैज़ ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर केवल सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया को एक यूनिटरी स्टेट बनाता है, एक चीज़। दूसरा है सेंट्रल्स पावर टू चेंज नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है, वो किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है और उसकी बाउंड्रीज में चेंजमेंट कर सकती है। यानी कि किसी भी स्टेट का नाम बदल कर दूसरा नाम कर सकती है, नया नाम रख सकती है, ठीक है, या उसकी बाउंड्रीज को कम या ज़्यादा कर सकती है। देखिए, इन ए फेडरेशन सेंटर हैज़ नो पावर टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स,
कि फेडरल कंट्री में सेंटर के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो स्टेट की बाउंड्रीज के साथ कोई भी चेंजमेंट कर सके। बट इन इंडिया, लेकिन इंडिया में सेंटर के पास ये पावर्स है कि वो स्टेट की बाउंड्रीज़ को कम या ज़्यादा कर सकती है, नया कोई स्टेट बना सकती है, या उसके नाम को चेंज कर सकती है। तो ये जो प्रोविज़न है ये इंडिया को एक यूनिटरी कंट्री बनाता है। इसके बाद आता है सिंगल सिटीजनशिप, कि एक सिटीजनशिप है इंडिया में। जनरली फेडरल कंट्री में ड्यूल सिटीजनशिप होती है कि एक तो जैसे यूएसए में एक तो वहाँ के लोगों को अमेरिका की सिटीजनशिप है क्योंकि वो अमेरिका के में वो है सिटीजन्स है, दूसरी सिटीजनशिप उनको उस स्टेट की होती है जिस स्टेट में वो रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर एक ही सिटीजनशिप है। देखिए, इन ए फेडरेशन द स्टेट हैव देयर ओन जुडिशियल सिस्टम, कि फेडरल में ए फेडरेशन प्रोवाइड्स फॉर ए ड्यूल सिटीजनशिप, कि फेडरल कंट्री ड्यूल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, वन ऑफ द यूनियन, तो एक तो यूनियन की और दूसरी होती है जिस स्टेट में वो रहता है। लेकिन इंडिया में केवल सिटीजनशिप ही, सिंगल सिटीजनशिप है पूरे कंट्री के लिए। एवरी इंडियन हैज़ द सेम राइट, कि हर इंडियन को सिटीजनशिप के सेम अधिकार है, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहता हो। ये नहीं है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग अधिकार है, सभी देश के लोगों को एक ही अधिकार है। इसके बाद आता है सिंगल जुडिशरी, कि हमारे यहाँ पर जुडिशरी एक ही है। जुडिशरी वैसे तो 3 हमने पढ़ी है कि एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, लेकिन इन सब पर जो कंट्रोल करता है सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है। लेकिन फेडरल कंट्री में स्टेट के अपने वो होते हैं कोर्ट्स और यूनियन का अलग, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। देखिए, इन ए फेडरेशन द स्टेट्स हैव देयर ओन जुडिशियल सिस्टम, कि एक फेडरल कंट्री में हर स्टेट का अपना एक जुडिशियल सिस्टम होता है, अनरिलेटेड टू फेडरल जुडिशरी एज द यूएसए, जैसे कि यूएसए में। लेकिन इंडिया में एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, कि जो तीनों जुडिशरी है वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, मिले हुए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे टॉप पे है, उसके नीचे काम करता है हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब ये तीनों एक ही तरह के वो जो कानून है उन्हीं को फॉलो करते हैं, अलग अलग नहीं। तो ये चीज़ एक वो है। एक है कॉमन ऑल इंडिया सर्विस, कि ऑल इंडिया सर्विस होती है तो उन्हें देश के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है, जैसे IAS IPS होते हैं, उन्हें देश के किसी भी हिस्से में सर्विस दी जा सकती है। इसके बाद है यूनिटरी ड्यूरिंग एमरजेंसीज, की एमरजेंसी के समय, कि आपने पढ़ा होगा उस समय हमने प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ी थी, तो उसमें कुछ एमरजेंसी पावर्स थी उसकी। तो एमरजेंसी के दौरान सारी पावर्स किसके पास आ जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास उस समय कोई पावर्स नहीं होती। देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइंड टू वर्क एज ए फेडरल सिस्टम इन नॉर्मल सर्कमस्टांस, कि नॉर्मल कंडीशन से तो इंडिया में फेडरल सिस्टम होता है कि स्टेट अपने रिगार्डिंग डिसीजन ले और सेंटर अपने अकॉर्डिंग। लेकिन एमरजेंसी के समय क्या होता है, सारे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट किसके अकॉर्डिंग काम करता है? प्रेसिडेंट जो काम करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, कि जब भी कोई वॉर वगैरह के रिगार्डिंग इमरजेंसी लगाई जाती है, द यूनियन पार्लियामेंट एज्यूम वेरिड पावर्स, तो पार्लियामेंट जो होती है उसके पास ज़्यादा पावर्स आ जाती है। ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो वहाँ पर सारी पावर्स जनरली जो वहाँ का गवर्नर होता है उसके पास आ जाती है। गवर्नर उसके अंडर काम करता है, किसके अंडर? प्रेसिडेंट के अंडर, और प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। तो इमरजेंसी के समय सारी पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। और इसके बाद एक और है गवर्नर एज एजेंट ऑफ सेंटर, कि हर स्टेट में एक राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। गवर्नर जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ कि गवर्नर रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप कह सकते हो वो गवर्नर भी उसी तरीके से काम कर रहा है। द हेड ऑफ ईच स्टेट द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कि गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द, तो यूनियन गवर्नमेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो सरकार है उस पर अपना कंट्रोल कर सके। तो ये चीज़ें हैं जो कि इंडिया को एक यूनिटरी स्टेट बनाती है। इसके अलावा स्पेशल पावर्स टू राज्यसभा, कि राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं। जैसा हमने पढ़ा था ना 3 लिस्ट के बारे में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट।
और स्टेट लिस्ट में हमने पढ़ा था कि स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केवल स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन राज्यसभा के पास ये पावर्स होती है कि इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, वो स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। देखिए, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट, दिस पावर इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो इस फेडरलिज्म के अगेंस्ट है कि यहाँ पर जो स्टेट लिस्ट पर भी कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये यूनिटरी गवर्नमेंट है। इसके अलावा कंट्रोल ओवर स्टेट लॉज, कि जो स्टेट में कानून होते हैं उनके ऊपर सेंटर का कंट्रोल होता है। सर्टेन लॉ पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज दे वर रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पर कानून बनाती है, ठीक है, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने रिगार्डिंग कुछ कानून बनाती है स्टेट के रिगार्डिंग, और उसे पास कराने के लिए गवर्नर का उस पर साइन चाहिए। और कई मुद्दों को गवर्नर क्या करता है कि प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग अपने पास सुरक्षित रख लेता है कि भाई मैं इस प्रपोजल को, इस बिल को आपके प्रेसिडेंट के पास भेजूंगा, और प्रेसिडेंट अगर चाहेगा तो ये कानून बन जाएगा, अदरवाइज नहीं। और प्रेसिडेंट वही हो गया, सेंटर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो वो कई बार उसको पास नहीं करता तो वो कानून नहीं बन पाते। गवर्नर कैन रिजर्व बिल्स पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो गवर्नर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर ने, विधानसभा ने जो बिल पास किया है उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए अपने पास रख सकता है, और प्रेसिडेंट चाहे तो उस पर अपनी वो मर्जी एग्री हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक यूनिटरी बनाता है इंडिया को। इसके अलावा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, कि हमारे यहाँ पर जो स्टेट होते हैं वो सेंटर की हेल्प के ऊपर डिपेंड होते हैं, कि स्टेट को अपने डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से लेते हैं वो, सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है तो कहीं ना कहीं वो उसके अंडर दबकर काम करेगा। तो ये भी एक चीज़ है जो इंडिया को एक यूनिटरी स्टेट बनाती है। इंटीग्रेटेड जो हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है कि आईएएस होते हैं, आईएएस जनरली किसी भी स्टेट वगैरह में, मैंने आपको बताया, कहीं पर भी उनको वो किया जा सकता है। और आईएएस जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके रिगार्डिंग कोई इस तरह का एक्शन वगैरह नहीं ले सकती, ठीक है। और इसके बाद एक स्पेशल पावर्स टू सेंटर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 33 और 34 में है, कि which authorize the parliament to protect any person in the service of the union or the state in respect of any act done by him to maintain or restore order। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ पावर्स दी गई है, जैसे हमारे यहाँ पर ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, जिसमें कि जो आर्म फोर्सेस होती है उन्हें ज़्यादा पावर्स दी जाती है, उन्हें स्टेट में कई बार वो कर दिया जाता है, उन्हें लगा दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो इंडिया को एक यूनिटरी स्टेट बनाती है। तो इसमें मेनली स्टार्टिंग के जो चीज़ें हैं ना, आप उनको ध्यान रखिएगा। देखिए, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेंटर हैज़ द पावर टू चेंज द नेम और बाउंड्रीज, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल जुडिशरी, ठीक है, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि इंडिया को एक यूनिटरी गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।